Good morning, all of you. In our previous classes, we already discussed about food crops, major food crops, then food crops other than grains. We already discussed about all these topics. Now, in this class, we will start with non-food crops. So, in this video, we will discuss about non-food crops. First of all, rubber. It is an equatorial crop but under special conditions. It is also grown in tropical and subtropical areas. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 degrees Celsius. Okay, so again all these are the features, then 200, then temperature, then rainfall. So please you have to learn all the features. Rubber is an important industrial raw material. It is mainly grown, that is industrial raw material, and grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman Nicobar Island and Garo Hills of Meghalaya. Okay. Now the next is fiber crops. फाइबर जिसमें रेशे होते हैं, रेशेदार क्रॉप्स, दैट इज कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल. सॉइल से मतलब उनका ग्रो होता है. बट द फोर्थ वन दैट इज सिल्क. सिल्क किससे मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स कॉल्ड मलबरी. तो कुकून से मिलता है, जो सिल्क वॉर्म, कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म का होता है उस पर कुकून्स होते हैं और जो ग्रीन लीव्स पर रहते हैं दैट इज़ मलबरी, उसको बोला जाता है. तो कुकून से मिलता है सिल्क. एंड रियरिंग ऑफ सिल्क, और जो सिल्क का जो फार्मिंग होता है, मतलब सिल्क का जो रियरिंग होता है दैट इज़ नोन एज सेरीकल्चर, उसको सेरीकल्चर बोला जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज कॉटन. इंडिया इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. तो जनरली जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में बहुत अच्छे होता है. कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इन 2015 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना. कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. जो ड्रायर जो सूखे पार्ट्स होते हैं, ड्रायर पार्ट्स में वहाँ पर होता है. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल और इरीगेशन टू 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज. फ्रॉस्ट फ्री मतलब जहाँ पर क्या, जिसमें नमी और नहीं होते हैं ऐसे डेज चाहिए. एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए. तो मतलब जनरली हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी और ये सारा कॉटन के लिए चाहिए होता है. It grows sunshine of its growth. It is a खरीफ क्रॉप. ये खरीफ क्रॉप है and require 6 to 8 months to mature. mature मतलब बनने में, पकने में. मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. सो अगेन यू हैव टू मेक टेबल अगेन 3 कॉलम्स इन दैट टेबल. फर्स्ट नेम हो जाएगा, देन फीचर हो जाएंगे एंड देन द स्टेट्स. सो प्लीज़ मेक ऑल दीज टेबल. तो उसके अकॉर्डिंग देन इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न ऑल दीज features. Now the next is jute. It is known as the golden fiber. So please remember this. This is one mark question. Golden fiber. Jute grows well on well-drained fertile soils in the flood plains where soil are renewed every year. जहाँ पर soil क्या होती है? flood plains में, जहाँ मतलब पानी flood उसको बहा कर ले जाता है मिट्टी को और फिर से हर साल जो नई soil मिलती है. तो जूट का प्रोडक्शन उस जगहों पर होता है. हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. और जब ग्रोथ होती है, जब उसका प्रोडक्शन मतलब जब उसका ग्रो होता है तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है उसको जल्दी से ग्रोथ करने के लिए. वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स. जो बैग्स होते हैं, मैट्स, रॉप्स, यान मतलब थ्रेड्स, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स. तो इन सबको बनाने के लिए जूट का यूज़ किया जाता है. ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लॉजिंग मार्केट टू सिंथेटिक. लेकिन क्या होता है कि जूट बहुत कॉस्टली आता है, इसलिए आजकल लोग क्या प्रेफर करते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स है, जो नायलॉन्स है, उनको प्रेफर करने लग गए. क्यों?
क्यों? क्योंकि वो सस्ते होते हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि हाई कॉस्ट होने की वजह से लोग क्या करते हैं आजकल इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही कॉस्टली होता है, लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो लोग जनरली सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन्स इनको प्रेफर करने लग गए हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, तो एट द टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंज आया है, लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं। टेक्निकल रिफॉर्म्स का मतलब होता है यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन्स। ट्रेडिशनल इनपुट्स की जगह आज लोग क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, मीन्स ऑफ इरीगेशन उसका यूज़ करने लग गए हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन हो जाए। उन सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने लग गए हैं। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब होता है लैंड रिफॉर्म्स। जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है जिनको लैंड रिफॉर्म्स बोला जाता है। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि धीरे धीरे ज़मींदारी ख़त्म होने लग गई, जितने भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया लैंड रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ, तो ऑल अबाउट टेक्निकल रिफॉर्म्स के कैसे सोर्स ऑफ इरीगेशन, कैसे टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन आई कम टू लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स का यही मतलब है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी काम किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब होता है स्कैटर्ड लैंड, जहाँ लोगों के पास छोटी छोटी लैंड थी, स्कैटर्ड लैंड थी। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव स्कैटर्ड लैंड, मेरे पास अगर एक पीस ऑफ लैंड है अलग अलग एरियाज़ में, मेरे पास इफ़ आई हैव पीस ऑफ लैंड इन डिफरेंट पार्ट्स, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या किया था, फ्रेगमेंटेशन और कंसोलिडेशन का काम किया था। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर मेरे पास 5 जगहों पर अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में अगर मेरे पास लैंड है, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इवैल्यूएशन किया कि मेरे पास टोटल पीस ऑफ लैंड कितना हुआ। जैसे फर्स्ट प्लेस पर मेरे पास 2 एकड़्स हैं, दूसरी प्लेस पर मेरे पास 1 एकड़ हैं, फिर मेरे पास 2 एकड़्स हैं, फिर अगेन 1 एकड़ है, फिर अगेन 1 एकड़ है। तो ऐसा करके टोटल 5 एरियाज़ में टोटल अगर किया तो बाई चांस मेरे पास टोटल आया 7 एकड़्स का लैंड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो 7 एकड़्स का लैंड मुझे एक ही प्लेस पर प्रोवाइड करवा दिया, अलग अलग जगह से हटाकर एक ही जगह पर मेरा पूरा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कर दिया। इसका मतलब यही हुआ कि ताकि छोटा छोटा पीस ऑफ लैंड था, तो वहाँ पर मेरे लिए टेक्निक्स का यूज़ करना, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, मीन्स ऑफ इरीगेशन का यूज़ करना, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि पीस ऑफ लैंड छोटा है। बट अब जब मेरे पास इफ़ आई हैव नाउ द बिग पीस ऑफ लैंड, तो उसमें क्या हुआ कि नाउ आई एम वेरी नाउ दिस इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू यूज़ नाउ द न्यू टेक्निक्स, न्यू मीन्स ऑफ इरीगेशन, टू डिग वेल, और ये सारा काम करना हैंड पंप के लिए, और तो काफ़ी नाउ आई हैव इनफ स्पेस। तो इस तरह गवर्नमेंट ने क्या की, ये सारे लैंड रिफॉर्म्स किए। सो दिस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को ही बोला जाता है लैंड रिफॉर्म्स, जो सारे गवर्नमेंट ने किए थे कि किस तरह से कंसोलिडेशन, किस तरह से फ्रेगमेंटेशन और इन सब का जो प्रॉब्लम था उसको भी दूर किया जाए। फिर गवर्नमेंट ने एक और मेन जो काम किया था, दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, HYV सीड्स का यूज़ किया था टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ वीट, राइस, पल्सेस, वो सब के लिए किया था। बट मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, वो हुआ था किसको, वीट प्रोडक्शन को। दैट्स वाई ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज वीट रेवोल्यूशन। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए आता है, ऑपरेशन फ्लड मिल्क के लिए आता है। तो जिसको वाइट रेवोल्यूशन, वाइट मिल्क वाइट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर वाइट रेवोल्यूशन हुआ था, ऑपरेशन फ्लड को प्रमोट किया गया था। तो इस तरह से ये सारे काम किए थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सारे टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए थे, ठीक है। और इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने बहुत सारा डेवलपमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर को और इंश्योरेंस के काम किया था। गवर्नमेंट ने बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया था, नाबार्ड स्टार्ट हुआ, देन ग्रामीण बैंक्स स्टार्ट किए थे। फिर जो जितनी भी फसलें होती थी, जो क्रॉप्स होता था, उसको डिसीज़ से बचाने के लिए उनको साइक्लोन, फ्लड और ये सब आ जाता था। ड्रॉट के टाइम में जब फसलें ख़राब हो जाती थी, क्रॉप्स का प्रॉब्लम हो जाता था, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया, लोन फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ स्टार्ट किया। देन किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्ट की गई। तो ये सारा चीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस स्टार्ट की, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 9th कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने दिया कि अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है और रेट बहुत कम हो जाती है, मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, तो उस टाइम क्या हो जाता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर फार्मर टू कवर देयर इन्वेस्टमेंट। तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या करती है कि वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है गवर्नमेंट खुद ले लेती है और इस तरह फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट देती है। एंड एट द टाइम ऑफ डिमांड, जब मार्केट में डिमांड आती है तो गवर्नमेंट उसी प्रोडक्शन को वेयर हाउस में रखती है, बफर स्टॉक करती है और फिर जब मार्केट में डिमांड होती है तो गवर्नमेंट उसको यूज़ करती है। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसीज़ स्टार्ट की थी। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, पीडीएस स्टार्ट किया था, ताकि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्टार्ट किया था, पीडीएस स्टार्ट किया था। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब राशन शॉप, फेयर प्राइसेस शॉप गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। तो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, इनिशिएटिव लिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, फिर उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें स्टार्ट हुई, जैसे भूदान और ग्रामदान का कंसेप्ट भी आया था। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज इज स्पिरिचुअल हेयर। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को क्या किया था, अपना स्पिरिचुअल हेयर वारिस डिसाइड किया था। और फिर उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह में विनोबा भावे ने उनके साथ पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने गांधी जी इस कंसेप्ट ग्राम स्वराज, तो विनोबा भावे ने क्या है ये कंसेप्ट को लोगों में पहुंचाया था, लोगों को इसके लिए मोटिवेट किया था। उनके लिए उन्होंने पद यात्रा की थी, विनोबा भावे ने पद यात्रा भी की थी उसके लिए, और गांधी जी का मैसेज उन्होंने हर जगह पहुंचाया था। और पोचमपल्ली में आंध्र प्रदेश में जब वो लेक्चर दे रहे थे तो वहाँ के और मतलब वहाँ ये है तो वहाँ के जितने भी विलेजर्स थे, जो लैंडलेस विलेजर्स थे, उन्होंने उनको बोला था कि आप हमें ज़मीन दिलवाइए। तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ, बट मैं आपकी जो बात है वो एश्योर करता हूँ कि मैं आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँगा। और इस तरह से उन्होंने फिर उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाई भी थी। और फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग का भी स्टार्ट हुआ था। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब मिलजुल कर फार्मिंग करना, उसका भी कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। फिर श्री रामचंद्र रेड्डी, उन्होंने क्या किया, 80 एकर्स ऑफ लैंड उन्होंने 80 लैंडलेस लेबरर्स को डोनेट कर ली थी। और इसी को बोला जाता है भूदान। भू का मतलब होता है लैंड और डोनेट का मतलब होता है उसको दान करना। तो इस तरह और कई ऐसे ज़मींदार भी थे जो ओनर्स थे विलेजेस के, तो उन्होंने क्या किया था, ये जो लैंड थी वो विलेजर्स को डोनेट की थी। तो इसको बोला जाता है ग्राम दान। ग्राम मीन्स विलेजेस। तो इस तरह से ये सारा ग्राम दान, भूदान, ये सारे जो मूवमेंट हुए थे वो स्टार्ट हुए थे और बाय विनोबा भावे। और इसको ही बोला जाता है ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, के मतलब इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था, किसी तरह का कोई ऐसा नहीं था। और बस वही है कि लोगों ने मिलजुल कर इसमें काफ़ी इनिशिएटिव लिए थे और इस तरह से भूदान ग्रामदान से लैंडलेस लेबरर्स को ज़मीनें अवेलेबल करवाई थी। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब आप ये देखो कि धीरे धीरे जो जीडीपी है, जीडीपी में इंडिया मतलब एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो मतलब जो कंट्रीब्यूशन है, तो जो डिक्लाइन हुआ है रजिस्टर्ड डिक्लाइनिंग ट्रेंड 1951 ऑनवर्ड्स। इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर, विच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर सब्सटेनेंस। तो यही है कि आज भी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, बट धीरे धीरे जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर ध्यान देना चाहिए, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट हुई, वेटेरिनरी सर्विसेज स्टार्ट हुई, मतलब एनिमल डॉक्टर, वो सारा एनिमल ब्रीडिंग कैसे करवाई जाए, अच्छी ब्रीड के एनिमल्स कैसे होंगे, हॉर्टिकल्चर पे ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया। देन रिसर्च किया गया, मीटियोरोलॉजी मतलब जो वेदर डिपार्टमेंट है, फोरकास्ट करना कि मॉनसून अच्छा होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या क्या काम करना है। तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट उस टाइम इंडिया में हुए। और इस तरह से जो टेबल से शो कर रखा है कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विसेज, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का जीडीपी में और कितना
ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। तो ये सब का बता रखा है कि किस तरह से टाइम टू टाइम कितना चेंजेस आया है। देखो एग्रीकल्चर में डेफिनेट सी बात है कम हो रहा है, सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है। तो बस यही मेन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रमोट करना है, एग्रीकल्चर को भी, प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह एग्रीकल्चर फिर गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, डिस्काउंट पर, कंसेशन पर फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, HYV सीड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारा वर्क किया है। नाउ वाई आर फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, क्यों सुसाइड करते हैं? नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है ओपननेस, कि हमने आज ओपननेस स्टार्ट किया है कि कोई भी आए, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने प्रमोट किया है, दैट इज़ FDI, के ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेनर आए और हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि पहले तो सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे इंडिया में, बट उस टाइम तो इंडिया बिकेम ओनली द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी और हम इंडिया खाली एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल का, and India imports लाइक इंडिया बिकेम इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, हम ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स मंगवाते थे। तो उस टाइम ऐसी सिचुएशन कर ली थी, बट धीरे धीरे विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, विद द डेवलपमेंट ऑफ ओपननेस, ये सारा काम हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इंडिया में स्टार्ट हुई और बहुत सारे मूवमेंट भी हुए हैं। देन टेक्सटाइल मिल्स इंडिया में स्टार्ट हुई। तो ये सारा काम हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। बट उस टाइम इंडिगो फार्मिंग के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था कि इंडिगो कलर करने का, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था। उससे फार्मर्स को कोई बेनिफिट नहीं होता था और इतना प्रेशराइज किया जाता था कि वो अपनी सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी नहीं कर पाते थे। तो उस टाइम फिर इसका बहुत अपोज किया गया था और ये देखो अपने लिए भी वो काम नहीं कर पाते थे। तो ये कंपल्शन कर दिया गया था कि आपको इंडिगो फार्मिंग करनी है, कब? इंडिपेंडेंस के पहले। और इस तरह से तो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हुआ था। तो बाद में फिर धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के साथ और बाद में फिर धीरे धीरे इंडिगो फार्मिंग को बैन कर दिया गया था और बाद में उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद फिर धीरे विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन और जब हमने एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट किया, तो आज वो है कि इंडिया बिकेम द प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस। आज हम बहुत मामलों में आज हमने क्या किया है, अपना एक रैंक बनाया है, हमने अपने आप को डेवलप किया है और इस तरह से हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। तो बस यही बताया है कि किस तरह से फार्मर्स के सुसाइड, जब क्रॉप फेलियर हो जाता है तो उस टाइम पर, या जब ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो गवर्नमेंट इन सबको दूर करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारा काम किया है। तो इस तरह यही है कि किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किए गए, बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया है। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर जीन रेवोल्यूशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाए, किस तरह से हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स इन्वेंट किया, अच्छी वैरायटी, अच्छा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का मतलब कि उनको ब्रीडिंग की गई उनकी, मतलब अच्छे से किस तरह से ऐसे सीड्स दिए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके और किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सके, कम टाइम में अच्छा प्रोडक्शन किस तरह से मिलेगा। तो ये सारा काम किया गया। तो बस वही है कि देन इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 833 मिलियन विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो आज भी लोग इस पर डिपेंडेंट हैं और सबसे मेन है कि आप धीरे धीरे वो कहते हैं ना मल्टीपल क्रॉपिंग करना चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग से, ताकि टाइम टू टाइम हर टाइप की हम क्रॉपिंग कर सके। एक ही टाइप का क्रॉपिंग करने से क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करना, देन उसके साथ साथ ये इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिटी देयर cropping pattern from cereals to high value crops. This will increase income and reduce environmental degradation because fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha and jojoba, ये वो है जिससे biodiesel हमें मिलता है। need much less irrigation than rice, sugarcane। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनको भी प्रमोट करना चाहिए, इनके प्रोडक्शन को प्रमोट करना चाहिए। तो डाइवर्सिफाई होना कंपल्शन है ताकि हम अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सके
और जहाँ बेनिफिट ज़्यादा है उनका हम प्रोडक्शन करें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चर के किस तरह से मेन क्रॉप्स क्या है, मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, देन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं, लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, गवर्नमेंट ने क्या डेवलपमेंट किया है, कितना प्रमोट किया है, गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके ऑल ऑफ यू। So this is all about chapter 4 of geography, that is agriculture. Okay, so now again read the whole chapter and then you come to know about all the topics. Okay, so have a nice day all of you.